ओके, तो अब हम लोगों ने जो बात शुरू की थी कि हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हेडिंग के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है काइनेटिक्स। उसी के अंतर्गत उसी हेडिंग में हम लोगों ने तमाम काइनेटिक्स देखे, हम लोगों ने माइकलिस मेंटन देखा, लाइनवीवर देखा और तमाम प्लॉट। फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन को वैरी कर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहली शर्त क्या होगी जब आप इसकी बात कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लिमिट आपको नहीं रखना है। लिमिट कर देंगे तब तो फिर ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ये याद रखना है कि इफ इट इज, जरूरी नहीं क्वेश्चन में यही वर्ड दिया रहे। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि इट शुड नॉट बी लिमिटेड, मतलब लिमिट नहीं होना चाहिए, या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुड नॉट बी लिमिटिंग। तो अगर अब इस कंडीशन में जबकि सबस्ट्रेट, इसका सेंस क्या हुआ कि यानी कि आप कंटेनर में सबस्ट्रेट को तो ऐड कर ही रहे हैं, उस ये नहीं है कि बस इतनी ही सबस्ट्रेट है, आप ऐड करते रहेंगे। अब इस कंडीशन में आप अगर एंजाइम को का कंसंट्रेशन, पहले 3 थे अब हम लोग बढ़ा रहे हैं, पर उस बीच इसका जो है कंसंट्रेशन वो भी बढ़ रहा है। इस केस में हम लोग तब कह सकते हैं, इन दैट केस देन वी कैन डेफिनेटली से, आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए ग्राफ, इट विल बी लीनियर। इट विल बी लीनियर। क्या याद रखना है कि हमारा जो कर्व आएगा वो लीनियर होगा। वेलोसिटी और एंजाइम कंसंट्रेशन के जब बीच में आप कर्व बनाएंगे तो वो क्या आएगा, आपको लीनियर शो होगा, क्योंकि आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं प्लस सबस्ट्रेट तो लिमिटिंग है ही नहीं। कि आप ये कह सकते हैं कि या तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए ये 5000 मॉलिक्यूल्स हैं सपोज, ठीक है, और यहाँ पे आप धीरे धीरे कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, जितना तेजी से आप बढ़ाएंगे उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आप इससे क्या रिजल्ट, एक रिजल्ट क्या आया कि एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट जब हम देखते हैं, जब सबस्ट्रेट जो है वो अनलिमिटेड हो या लिमिटिंग नहीं है, उस केस में जब हम वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना है, वेलोसिटी और एंजाइम कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कर्व लीनियर मिलता है। और ये हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सी काइनेटिक्स आप बोल सकते हैं, या कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं। तो अगर याद हो, दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हमें ऐसा ही मिलता है। ठीक है, तो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना भाई। माइकलिस मेंटन में भी आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मिलता है, यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्डर मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, जब लीनियर थोड़ी देर के लिए होता है ग्राफ तो वहाँ क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर। यस, ठीक, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक, हाँ, ये अलग बात है। अब मान लीजिए जैसे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स बहुत वेरिएशंस में ये लोग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो ही गई जो कि बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। पर अगर सवाल कुछ ऐसा हो जाए कि जो एंजाइम है इट इज़ नॉट सो वेल प्यूरिफाइड, अगर प्यूरिफाइड नहीं है तो उस केस में क्या होने के चांसेस हो जाएंगे, उस केस में चांसेस क्या हो जाएंगे, कौन कौन से कंडीशंस में, कौन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कौन कौन से कंडीशंस में अगर एंजाइम में इम्प्योरिटी है किसी भी तरीके की, ठीक है, अगर एंजाइम में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, मतलब आप प्रोडक्ट को निकाल ही नहीं रहे हैं बाहर, अब ये यहाँ पे है प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको भाई फिर निकलते भी रहना चाहिए ना, पता चला प्रोडक्ट बहुत एक्यूमुलेट हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो धीरे पड़ने लगेगा। ठीक, या तीसरी चीज़ क्या है, या आप सबस्ट्रेट को लिमिट करने लगेंगे, आपने अब सबस्ट्रेट को लिमिट करना शुरू कर दिया, तब ये जो लीनियर कर्व आपको मिल रहा है फिर वो क्या होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है।
अभी भी ये जो ज़ीरो ऑर्डर और इस पे आपको थोड़ा भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, वहाँ पे जाइए वापस, फिर देखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये फिर आपके काम आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम लोगों का पूरा कितने दिन तक चला, फिर उससे कितने क्वेश्चंस हम लोग ने किए। यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई, बहुत ही सॉर्ट आउट अब करनी है, अब ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ पीएच में अगर हम लोग देखें तो इफेक्ट ऑफ पीएच से आप क्या समझते हैं। तो चलिए अब इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। अब पहले याद करिए कि जो एंजाइम होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, दे आर मोर प्रोटीन्स इन नेचर। ज़्यादातर एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का अपना क्या होता है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर है जो आप लोग देखते आए हैं, और ऑब्वियस सी बात है एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जो अमाइनो एसिड पे से मिलकर बनी होगी। हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं, और सभी को पता है कि भाई हर एंजाइम का अपना एक एक्टिव साइट भी होती है, ठीक है, एक्टिव साइट होती है। और एक्टिव साइट पर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड लोकेट हो जाते हैं जो कि हाईली कैटालिटिक फंक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस पोजीशन पे टायरोसिन है, तो टायरोसिन में क्या होता है भाई, टायरोसिन अगर याद हो तो उसके लास्ट एंड पे क्या होगा, बेंजीन रिंग से अटैच क्या होता है, हम पूरा नहीं बना रहे, OH ग्रुप, तो मैं सिर्फ इसके OH ग्रुप को यहाँ बना दूँ, या यहाँ पे सेरीन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, या ऐसा कर देते हैं कि एक और एंजाइम हम बना रहे हैं और इसके एक्टिव साइट पे हम एस्पार्टेट लगा देते हैं, तो एस्पार्टेट COO- इस तरीके से। तो अब आप लोग जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल pH 7.4 पे ये अमाइनो एसिड कैसे हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये एक्टिव साइट पे मान लेते हैं, इनको ऐसे लोकेट करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर pH चेंज होता है, अगर आप pH को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाएंगे, तो मान लेते हैं ये pH 7.4 पे ये एंजाइम जो है हाईली एक्टिव रहता है, ठीक है। तो एक्टिव रहता है, इसका मतलब है इसको OH ग्रुप इसका ऐसे ही रहना चाहिए, तभी ये किसी शायद सबस्ट्रेट आएगा इसके पास और ये अपना कैटालिटिक फंक्शन इन दोनों के साथ करेगा। पर आप क्या करते हैं, इस एंजाइम को लेते हैं और pH बढ़ा देते हैं एनवायरनमेंट का, तो आप pH बढ़ाने पे क्या होता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है। तो जो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो अब ये एंजाइम कैसा दिखने लगेगा, अब ये एंजाइम की एक्टिव साइट कुछ O इस तरीके से दिखने लगेगी। अब जब ये चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सबस्ट्रेट से मान लेते इसको हाइड्रोजन देना हो, अपना लेना हो, तब फिर ES कॉम्प्लेक्स जो है वो तब बनता। अब क्या होगा, क्योंकि आपने pH बढ़ाया, इसकी एक्टिव साइट पे जो ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में होने थे इसको अपना काम करने के लिए, अब आपने क्या किया कि pH बढ़ाने की वजह से प्रोटॉन रिमूव हो गए और वो इस कन्फर्मेशन में आ गया। अब वो ES अब सबस्ट्रेट से वो एक्टिवली बाइंड ही नहीं कर पा रहा है या कैटालिटिक फंक्शन कर ही नहीं पा रहा है, तो उसका फंक्शन क्या हो गया, खराब हो गया। अब मान लेते हैं ये एंजाइम 2 था, सेकेंड एंजाइम को आप देख रहे हैं, अब ये सेकेंड एंजाइम में जो एस्पार्टेट ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, वो ऐसे हो तो बहुत अच्छा है इस एंजाइम के लिए, फिर इससे जो सबस्ट्रेट इसका आएगा हो सकता है इसको यही नेगेटिव ग्रुप की वजह से कुछ कैटालिटिक एक्टिविटी होनी हो और ये इस कॉम्प्लेक्स बनना हो। पर अब आपने क्या किया, pH को ड्रॉप कर दिया। तो जब आप pH को ड्रॉप करेंगे यानी आप प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो पता चला अब एंजाइम 2 को होना तो CO- में चाहता था वो, पर आपने pH घटा के क्या कर दिया, इस पर प्रोटोनेट कर दिया इसको। जब ये प्रोटोनेट हो गया तो अब इसको प्रॉब्लम होगी अपना काम करने में। तो अब आपने क्रक्स क्या देखा कि आप अगर pH को वेरिएशन करते हैं तो क्या हो सकता है, एंजाइम की एक्टिविटी पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो और एक और रिजल्ट निकल के ये आता है कि एक्चुअली में ज़्यादातर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम pH होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने क्या देखी कि अगर आप pH वेरिएशन करते हैं तो हो सकता है प्रोटॉन का इफेक्ट देखने को मिले, तो
अगर आप पीएच को वेरिएशन करते हैं, वैरी करते हैं, एक तो आपको ये पॉइंट निकल के आया, वेरिएशन करते हैं, तो प्रोटॉन जो है उसका इफेक्ट देखने को आएगा। हो सकता है उसकी एक्टिव साइट पे डीप्रोटोनेशन हो जाए या प्रोटोनेशन हो जाए, वो डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से उसको वैरी कर रहे हैं। अब आपके पास एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी प्लॉट किया जा सकता है कि एंजाइम एक्स है, एंजाइम वाई है। अब हमने जो है एंजाइम एक्स को उसकी एक्टिव साइट पे OH ग्रुप थे पर पीएच बढ़ा दिया गया है, तो अब इन चारों स्टेटमेंट में क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? पहला होगा, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो सकता है, दूसरा है कि उसका जो डीनेचर होने के साथ साथ जो उसका जो एक्टिव साइट पे OH ग्रुप थे वो डीप्रोटोनेट हो जाएंगे। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये सारी चीज़ें आपको पता हों, ठीक है। तो इसीलिए अमाइनो एसिड केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होती हैं, ठीक। तो एक तो बात ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि एंजाइम्स जो हैं उनका जैसे तो एक जो आया कि पीएच चेंज होने पे रेट इंक्रीज होगा, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। पीएच चेंज होने पे एंजाइम जो है वो खराब हो सकता है, वो काम भाई चेंज करेंगे तो भाई कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि वेलोसिटी और पीएच के बीच में आप जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक, तो हो सकता है कि हर एंजाइम का आपको देखने को मिले। मान लेते हैं ये एंजाइम X है जिसका प्लॉट आप कर रहे हैं, इसका आपने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, जस्ट लेट मी रब ऑल दोज थिंग्स। आपने क्या किया कि X एंजाइम का एक एक्सपेरिमेंट रन किया है, ठीक है। उसको डिफरेंट पीएच पे आपने वैरी किया। देखिए ये आपने लिया है, ठीक है, इसमें एंजाइम X डाला हुआ है, ठीक, और इसके सबस्ट्रेट, और आप क्या कर रहे हैं, आप सबस्ट्रेट डाल रहे हैं। ये हम एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सबस्ट्रेट डाल रहे हैं और आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हैं, पीएच इसका थोड़ा सा चेंज करते चल रहे हैं। तो जब आप पीएच चेंज करते चल रहे हैं, फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख रहे हैं। अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट बताया भी था कि प्रोडक्ट और टाइम के बीच में आप ग्राफ बना के हर स्टेप पे, हर सेकंड पे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब तेज प्रोडक्ट बन रहा होगा तो आप वो पीएच नोट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बस इतना आप समझ लें कि आपको एक ऐसी चीज़ ऑब्जर्व हो सकती है कि आप डिफरेंट पीएच पे उसको प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो अब आपको प्रोडक्ट एनालिसिस किया, फिर आपने प्रोडक्ट एनालिसिस किया और ग्राफ बनाया प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। उसके बाद फिर आपने वेलोसिटी निकाली हर पीएच पे। फिर उसके बाद जो है हर पीएच पे जब आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं कुछ आपको इस तरह का ग्राफ आया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 ऐसे करके है। तो मान लेते हैं आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का है। फिर आपने वाई एंजाइम की ऐसे ही एनालिसिस की, सबस्ट्रेट डाला, उसके बाद डिफरेंट पीएच पे आपने ये एक्सपेरिमेंट रन किया। फिर मैं बना रही हूँ, फिर आपको जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक। फिर आपने Z एंजाइम लिया। जब आपने Z एंजाइम लिया तो अब मैं दो गैप पे बना रही हूँ, 0, 2। फिर एक एंजाइम जो है वो बना लिया Z डैश। ये एक और एंजाइम की आपने वैसे ही एनालिसिस की, तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे पीएच और यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, रेट। तो इसका आपने जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरीके से आया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या चीज़ दिखाई देगी,
कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये जो एक्स एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव किस पॉइंट पे था, यहाँ पे था। ये वाला जो है वो यहाँ पे था। ये वाला जो है ये सबसे ऑप्टिमम कहाँ पे है, इसकी सबसे रेट ज़्यादा यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आपने इसकी, तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एंजाइम वैरी कर रहा है। तो एक्चुअली में इससे रिजल्ट तो हम लोगों ने एक ये कॉन्सेप्ट लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझा। ये याद रखना है कि पीएच वेरिएशन पे ये आयनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन इवेंट हो सकते हैं। मैं अभी सभी, तो आप लोगों के पास, हाँ, तो हम लोग के पास पहला पॉइंट क्या आ चुका है, हम लोग के पास पहला पॉइंट ये आ चुका है कि पीएच अगर हम वेरिएशन करते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन जैसे इवेंट दिखते हैं। तो जो कि एंजाइम को क्या कर सकते हैं, मतलब उनके फंक्शन को फिर प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है, या उनकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, या उनके कैटालिटिक प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या अभी नोटिस इम्पॉर्टेंट निकाली, वो हम लोगों ने ये निकाली कि अगर देखा जाए एंजाइम जो है, हर एंजाइम का अपना एक पीएच ऑप्टिमम होता है, जो अभी आपने खुद ही देखा, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है, जैसे ये एक बहुत कम पीएच पे एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, वो बहुत कम पीएच पे ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिन। और यहाँ पे भी ये भी एंजाइम्स जो हैं वो जैसे कि लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। अगर आपको ये सेल ऑर्गेनेल याद हो, ये लाइसोसोम आपके सेल में होता है ना, तो और यहाँ पे याद हो तो आपको यहाँ पे इसके प्रोटॉन पंप लगा होता है। ये प्रोटॉन पंप, मान लो ये सेल है, अब पहले तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के यहाँ पे क्या उसके पास होता है, प्रोटॉन पंप होते हैं, जो कि रेगुलरली प्रोटॉन यहाँ पे एसिड कंसंट्रेशन यानी H+ आयन को मेंटेन किए हुए हैं। तो लगभग यहाँ का पीएच 4 से 5 पीएच मेंटेन रहता है। और इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो भी एंजाइम होंगे तो वो किस पीएच पे एक्टिव हो रहे हैं, 4 to 5 पीएच पे एक्टिव हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज या एसिड हाइड्रोलेज टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं। तो आपको एक ये चीज़ मिल गया कि ये जो एंजाइम है इस पीएच पे एक्टिव रहते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि जैसे कि भाई, जो कि ज़्यादातर भाई हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच पे एक्टिव रहने वाले एंजाइम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स, और उसमें आप जैसे एमाइलेज देख सकते हैं, राइट। ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस पे एक्टिव होते हैं। नाउ देयर आर फॉस्फेटेज एंजाइम, ऐसे फॉस्फेटेज एंजाइम जिनको हम एल्कलाइन की कैटेगरी में डालते हैं, यानी उनको बेसिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 से 10 या 9 से 11 के बीच में उनका पीएच, बेस्ट ऑप्टिमम पीएच मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे ये जो कर्व हमें दिख रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, हर एंजाइम का अपना एक प्रॉपर और ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पे वो एफिशिएंटली एक्टिव होते हैं। वो उस पीएच पे, एक्चुअली इस पीएच पे क्या है, उनका करेक्ट क्या टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिस पे एक्टिव साइट्स जो है इनकी हाईली एक्सपोज्ड होती हैं अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, ठीक है। पर अगर आप जो है गलती से भी अगर आप एंजाइम्स को एक्सट्रीम पीएच पे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर दिया या बहुत कम कर दिया, तो जो पीएच को अगर आप एक्सट्रीम कर दें तो आप क्या देख सकते हैं, उस कंडीशन में वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो सकते हैं, मतलब अब वो फंक्शनलेस हो गए, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ये पूरे एग्जाम्पल्स भी हैं कि किस तरीके से जो है पीएच जो है उसके वेरिएशन में क्या होता है, राइट।
यस, एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, ठीक है। ओके तो हाँ ये भी ध्यान में रखना है कि हाँ 7 पे बहुत सारे होंगे, बट येस कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग से देखेंगे तो बहुत ही अलग वे में बिहेवियर पैटर्न दिखाते हुए उनका एक अपना खुद का ऑप्टिमम पीएच पे, जहाँ पे वो हाईली एक्टिव स्टेट में 3 डायमेंशनल स्टेट में अपनी एफिशिएंसी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पीएच ऑप्टिमम जो है हर एंजाइम के लिए, डिफरेंट एंजाइम के लिए अलग हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट पे इसीलिए इतना डिस्कशन हुआ कि वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप ये बातें ध्यान से रखें। अगर वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही अल्टरेशन पीएच में किया गया है, फिर से वापस उसको उसी पीएच पे ले आए, तो वो फिर एज्यूम कर लेगा अपना शेप और काम कर सकता है और एक्टिविटी दिखाएगा। पर हाँ आप बहुत एक्सट्रीम पीएच पे लेके चले गए हैं तो वो उसको डैमेज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी अगर आप उसको कहने का सेंस ये है, जो भी मैंने बात यहाँ पे कही, कि अगर आप ऑप्टिमम पीएच पे हैं, ये क्या है, ये ऑप्टिमम पीएच है, तो ये ऑप्टिमम पीएच लगभग 4 से 5 में अगर आप वेरिएशन कर रहे हैं तो ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, राइट, लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो उतना मतलब उस पर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप 4.9 कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी, नहीं, वो दिखाएंगे अपना फंक्शन, बट अगर आप उनके बेस्ट ऑप्टिमम पीएच पे ले जाएंगे तो ज़्यादा फंक्शन दिखाएंगे। पर पता चला वो बेस्ट इस पर है और आपने पीएच कर दिया 12 कर दिया और उसके बाद फिर से वापस इस स्टेज पे आ रहे हैं, तब वो यहाँ तक आते आते डिग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। कहने का सेंस ये है। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट हम लोगों का क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो सभी को बहुत अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको प्रोटीन की बात को ले आना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे या आप लाएंगे, यानी कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली वेरी वेरी सेंसिटिव, राइट, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। एंजाइम्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर दिए हैं तो या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं टेम्परेचर, दोनों ही केस में क्या हो सकता है, उनकी एक्टिविटी पे प्रभाव पड़े। बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ रेंज कि जहाँ पे क्या हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो भी हम लोगों ने देखा था कि अगर देखा जाए तो इस केस में भी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा गया है फॉर द मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज़ व्हाट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो 0, 10, 20, 30, फिर मैं यहाँ 40 कर दे रही हूँ, पर ये आपको ध्यान पे क्या रखना है, दिस 37। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या होता है, ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो अपनी हाई एक्टिविटी को दिखा सकते हैं। सो दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज वेलोसिटी। नाउ इट इज़ ऑल्सो बीइंग सेड कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आप जो है भाई अगर सबस्ट्रेट है और आपने हम लोगों ने बात की थी, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर, भाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम टेम्परेचर के रूप में प्रोवाइड करा दें तो क्या होगा, कोलिजन्स होंगे, ठीक है, थोड़ी सी एंट्रोपी मिलेगी, ज़्यादा कोलिजन्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि हाँ थोड़ी देर के लिए आप मतलब देखें तो अगर आप हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर देयर कैन बी अ राइज इन catalytic, there is a rise in their activity which is termed as Q10. Every 10 degree rise in the temperature may activate their efficiency or activity, right? Clear हुआ? और ज़्यादा टेम्परेचर यानी 37 से क्रॉस अप 50-60 पर लेते आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो है उनका नेटिव टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड दे विल लॉस देयर कंप्लीट एक्टिविटी।